तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, खास करके एक पावरफुल बंदा आया था, मास्टर शेंग यून विजिट करने रिवर्ल्ड एंशिएंट लैंड का था। और वहाँ पर जो 7 सेक्ट कोलिशन है, उसमें जो टॉप लेवल का सेक्ट है, जो 7 बड़े सेक्ट हैं, इसके नाम पे ही 7 सेक्ट कोलिशन है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो स्वर्ड सेक्ट या समथिंग कुछ करके है। तो वहाँ का ना ये इवेंचुअली मतलब सातों सेक्ट मिला करके भाई सबसे टॉप लेवल का बंदा है। इसके पास लाइफ लैम्प भी है, जैसा कि हमारे ज़ू के पास है। हालाँकि ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ज़ू अपना वो जो विश बॉक्स था, मतलब डब्बा था जिसे कि खोल रहा था और फाइनली खोल भी लेता है, जिसके अंदर उसे एक ब्लैक पिल दिखता है और कुछ ज़ेड स्लिप भी था, जिससे कि आप पढ़ के समझ पाओगे कि वो क्या चीज़ है। अब आगे तो देखो, कल भी मैं कोशिश करूँगा अगर किसी की नज़र ना लगी तो 2 वीडियोज़ डालने की। लेकिन दूसरा वीडियो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए होगा, जिन्होंने पे किया भाई, क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं। बीच में लैपटॉप खराब हो गया, बहुत सी चीज़ें हुई। तो मैं उनसे माफ़ी भी माँगता हूँ और कल उनके लिए ज़रूर मैं एक स्पेशल एटलीस्ट 20 मिनट का शाम में वीडियो डालूँगा, जो कि बाकी लोगों को अगले दिन मिलेगा। और संडे भी कोशिश वही करूँगा। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वू जियानवो ने बताया था इसको कि विश बॉक्सेस में कुछ भी निकल सकता है। अगर लकी रहे तो तुम्हारे काम की भी चीज़ मिल जाएगी, इंपीरियल क्लास का भी कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है। लेकिन इसमें देखो पिल था और जेड स्लिप था, मतलब ठीक है लकी तो था, नहीं तो कभी-कभी तो डब्बों में कुछ नहीं निकलता है भाई, खाली रहता है, पत्तियाँ सूखी पड़ी रहती हैं। और फ़ील करके ज़ू तो समझ जाता है कि ज़हर है ये, पॉइज़न पिल है। क्योंकि जैसे ही स्मेल जाती है ना, इसके अंदर के ना पूरे अंग हिल जाते हैं भाई, सड़ने लगते हैं, तो समझ तो जाता ही है। बेहतरीन ज़हर होगा, समझ सकते हो ना? तभी तो बॉडी दूर से बस हल्का स्मेल लेकर के पिघलने लगी थी। वो तो भाई के पास क्रिस्टल था तो उसकी बॉडी हील होने लगती है। तो विस बॉक्स को अच्छे से देखते। क्रिस्टल था भाई के पास, वॉयलेट, फिर भी इस ज़हर का असर था। जबकि ये ज़हर सोचो कितना पुराना होगा, इससे भी नहीं पता। फाइनली कुछ एंटीडोट वगैरह खाता है और देखता है क्या मैं ज़हर को भी डाउ के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? तो वो ज़ेड स्लीप पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था। उसके लिए आपको थर्माफोर्स पर भेजना पड़ता है, फिर पढ़ पाता है कि क्या है ग्रेट डाउ। जिस भी बंदे का था उसने ये लिखा था। तो देखो, दुनिया में बोला ऐसा जाता है कि 3 प्रकार के डाओज़ है। डाओज़ मतलब आप इनहेरिटेंस बोल लो या एनर्जी को हासिल करने के अलग-अलग तरीके, जिन्हें हम डाओ बोलते हैं। तो उनमें से इनका मानना था कि एक डाओ ऑफ पॉइज़न भी होता है, ज़हर वाला डाओ। मतलब ज़हर को आप कल्टीवेट करके टॉप लेवल तक के कल्टीवेटर बन सकते हो, ऐसा बात समझो। लेकिन लोग ज़हर को अलग मानते थे ना, एक क्रूएल टाइप में देखते थे कि भाई इससे तो तुम एविल हो, पहले ही डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन जिसने भी ये लिखा था उनका मानना अलग था कि वो बहुत सफ़रिंग किए थे, 60 सालों तक परेशान थे। इनकी बॉडी में मतलब पॉइज़न था। कोई कल्टीवेटर था जिसने अपना ज़हर इनकी बॉडी में डाल दिया था, जिसकी वज़ह से इनका कल्टीवेशन, ये जो भी थे जिन्होंने ये डब्बा बनाया था, ज़हर डाला था, एक लेवल नीचे चला गया था पूरा, एक रियल। 10 दिन में तो ये इंसान बन गया था, मतलब पूरा कल्टीवेशन खत्म हो गया था। और 60 साल तक सह मतलब तड़पते रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी बॉडी से वो पूरा ज़हर निकाल के ना एक पिल में बदल दिया था। तो ये सफल भी नहीं हो पाते क्योंकि वो जो ब्रोकन गॉड का फेस था ना, तब तक शायद आ चुका था या जो भी कुछ तो हुआ था उनके साथ प्रॉब्लम। उन्होंने लिखा था कि ये ज़हर है, टैबू है। टैबू मतलब जिसको कि हम प्रतिबंधित कर देते हैं, ऐसा समझो। अगर तुम हाई लेवल कल्टीवेटर हो, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हारा टर्बुलेशन बिगड़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। मिनिमम अगर तुम गोल्ड कोर कल्टीवेटर हो ना, तो हेवनली पैलेस में इस ज़हर का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारा एक जो पैलेस है ना, वो ज़हर का बन जाएगा। पॉइज़न कोर कल्टीवेटर तुम बन जाओगे, तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर तुम पहले से बहुत ऊपर लेवल पे हो, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, तो ज़ू भी अचंभित होता है पूरा ब्यौरा पढ़कर। तो पूरा ज़ेड स्लिप ये पढ़ ले, जब तक पूरा समझ पाता है ना भाई, दिन पूरा निकल गया था और रात आ चुका। अब देखो, ज़हर बार-बार डब्बा खोल के देखता था, तो बॉडी भी इसकी धीरे-धीरे अब रेज़िस्ट करने लगी थी थोड़ी बहुत। लेकिन लगातार खोल के ज़्यादा देर तक नहीं रख पाता था डब्बे को, नहीं तो बॉडी गलने लगती थी फिर भी। और ज़ू भी सोचता है, देखो यार, गोल्ड कोर कल्टीवेटर से ज़्यादा दूर तो नहीं है ये। प्रॉब्लम एक और था कि ये पिल कंप्लीट नहीं था, जैसा कि जिन्होंने भी ये रखा था उन्होंने बोला था। और बड़ी बात ये, जो भी ज़हर था ना, ये पिल था, वो भी समय के साथ गलने लगा था। मतलब बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ कम हो गई थी। हर एक औषधि का एक लाइफ टाइम होता है, आपको पता ही है। लेकिन मटेरियल से समझ सकता था, इस ज़हर को ये बना सकता था इसके हिसाब से। तो फिलहाल इसको रख देता है। अब इसका दिमाग में ये भी था कि युद्ध अब खत्म हो चुका है ज़ॉम्बी वालों से, तो इसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये इस पिल को और पावरफुल बनाएगा पॉइज़नस प्लांट्स वगैरह खरीद करके। लेकिन इस दौरान ये अपने मेडेलियन को चेक करता है, यानी ये जो टोकन था, कि क्या चल रहा है कुछ दिनों में, क्योंकि भाई अपना जा ही नहीं रहा था इधर। तो जब देखता है तो हैरान हो जाता है कि बहुत अफरा-तफरी मची हुई है सेक्ट डिसाइपल्स में। ये जो लोग आए हैं ना 7 सेक्ट कोलिशन से, इनकी वजह से। चोज़न वन है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही एरोगेंट दिख रहे हैं। तो वो डुएल करना शुरू कर देता है, यानी बैटल करना। हर एक पीक में देखो, आपको पता है हाईनेस होते हैं। हाईनेस मीन्स जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, डिसाइपल्स, जैसे कि वू जियानवू 9th हाईनेस है फर्स्ट पीक का। वैसे खास करके वो जो मास्टर शेंग ह्यून था, क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट वाला,
और देखो, तो वो फर्स्ट पिक को चैलेंज करता है। पहले पैट्रियार्क्स को रिस्पेक्ट दिखाता है, पीक लॉर्ड को, और फर्स्ट पिक के जो ग्रैंड हाइनेस है ना, उन्हें चैलेंज करता है। लेकिन ग्रैंड हाइनेस मतलब नंबर 1 डिसाइपल को। लेकिन वो क्योंकि कल्टीवेशन में थे, गोल्ड कोर में ब्रेक थ्रू करने को देख रहे थे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सेकंड हाइनेस एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी भाई तगड़े थे, फाउंडेशन लेवल के ग्रेट सर्कल में थे। और मास्टर सेंग्यून से उसका बैटल भी होता है उनका, और एक ही अटैक में ये उनको इंजर्ड कर देता है, उनका कल्टीवेशन आधा खराब कर देता है। गोल्ड को एल्डर ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि ये बंदा शेंग्यून उन्हें भी पीछे खदेड़ देता है भाई 300 मीटर तक। सेवन ब्लड आइज के लोग अचंभित हो गए थे कि यार ये बंदा, क्योंकि शेंग्यून जब उनसे बैटल कर रहा था ना गोल्ड कोर वाले से, क्योंकि वो उन्होंने आगे आए थे, तो चारों लाइफ फ्लेम एक्टिवेट किए, लाइफ लैम्प, फिर भाई के पास इंपीरियल क्लास की टेक्निक है, तो भाई का पावर समझ लो 6 लाइफ लैम्प के बराबर था। इसलिए लोग कहते भी थे कि मास्टर शेंग्यून एक दिन पक्का एंशिएंट एम्परर बनेगा। और ये जो न्यूज़ था ना, वो पूरे साउथ फिनिक्स में फैलने लगा था। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि शेंग्यून कितना स्ट्रांग बंदा है। अब इस दौरान बाकी भी जो चोजन वन आए थे ना, 7 सेक्ट कोलिशन के, वो भी ना चैलेंज करना शुरू कर देते हैं अलग अलग पीक के बंदों को। और लोग भी देखते थे ना बैटल को, तो लगता था यार ये 7 सेक्ट कोलिशन वाले कितने तगड़े हैं। और 7 सेक्ट कोलिशन में जो 7 बड़े सेक्ट थे भाई, उनके पास टैबू ट्रेजर थे, मैजिकल ट्रेजर जिन्हें बोलते हैं। इसकी वजह से वो बहुत पावरफुल थे और सुपीरियर थे। तो इन चीज़ों का आइडिया ज़ू को भी था, क्योंकि एक लियोन में था तो उसे चीज़ें पता रहती थी। वो हाईनेस नहीं था अभी भी 7th पीक का, लेकिन भाई कदर तो थी उसकी, एक लियोन में जा चुका था। दिन गुजरते हैं, ये 7 सेक्ट के जो लौंडे आए हुए थे ना, बहुत एग्रेसिव एक्ट कर रहे थे, और 7 ब्लड आइज का डिसाइपल फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ज़ू अपना जहर को रिसर्च करने में लगा हुआ था, वो जो पॉइजन पिल को। तभी इसका ना जो मेडल था वो वाइब्रेट करता है, एक अर्जेंट मैसेज आता है इसको कि सर एक बड़ी नाइट ऑफ की गैदरिंग हो रही है, मतलब इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग हार्बर नंबर 79 पे। और जो कस्टमर है मेन उनका ना, वो 7 सेक्ट कोलिशन का है, हाउस ऑफ ग्रू हंटर का, नाम है सिमालिंग। कैसे हैंडल करें, कृपया हमें सलाह दीजिए। और इसमें सिमालिंग का पूरा ब्यौरा था। तो सिमालिंग एक चोजन डिसाइपल है हाउस ऑफ ग्रू हंटर का। लॉन्डे का पावर लेवल ग्रेट सर्कल में है, फाउंडेशन लेवल की, यानी कि चारों लाइफ फ्लेम के साथ। लेकिन उसके पास कोई लाइफ लैंप नहीं और ना कोई इंपीरियल क्लास टेक्निक है। वो टेक्निक जो कल्टीवेट करता है, नीदर सीलिंग ग्रू इंडेक्स, काफी खूंखार माना जाता है। और कुछ दिन पहले उसने 3rd पीक के ग्रैंड हाइनेस से बैटल किया था, जो कि ड्रॉ में छूटा। और उसके बाद एक और मैच उसने शेड्यूल कराया था सुबह सुबह के टाइम, और नाइट ऑफ उसके कस्टमर्स थे। जू पूरा मैसेज पढ़ता है और सीधा बोलता है कि सबको अरेस्ट करो, कोई भी रजिस्ट करता है ना, चंदा या मुर्दा पकड़ लो। तो सामने से भी रिप्लाई आ जाता है, ठीक है सर। तो जू का रिस्पॉन्स सुनते ही ना, सातों जो क्राइम डिपार्टमेंट के पीक वाले थे सब इकट्ठा हो जाते और हार्बर नंबर 79 की तरफ बढ़ जाते। 2 डिविजन्स तो अपने लीडर्स भी भेज देते, जैसे फर्स्ट पीक और 3rd पीक के डायरेक्टर भी कह देते। अब जू भी पूरा ऑर्डर देने के बाद धर्मास केव से बाहर निकलता है, उसको इकट्ठा कर लेता और हार्बर नंबर 79 की तरफ कदम अपने बढ़ा लेता है। तो हार्बर नंबर 79 में बहुत सारे पर्क थे, जिसमें से एक जो था ना 3000 मीटर लंबा था, यानी 3 किलोमीटर, जहां पर ना बहुत सारे घोड़े घोड़े दिख रहे थे, सामान वामान की लदाई उदाई चल रही थी शिप पे। किनारे में एक यंग मैन खड़ा था, कपड़े काफी तगड़े पहने थे, अच्छा दिख रहा था। ज्यादा एज तो नहीं थी, लेकिन 27-28 साल का था। उसकी बॉडी से क्रोइश ऑरा निकल रही थी, मतलब थोड़ी बोल सकते हो डेमोनिक ऑरा टाइप। और भाई की आंखें अलग थी, बायां जो आंख था लाल था, दायां आंख जो था वो ब्लूइश समुद्री कलर का था। उसे देखकर ही लोगों को समझ में आता था कि भाई बंदा तगड़ा है। ये काफी एरोगेंट दिख रहा, छिपने को भी नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली ये सिमालिंग था। इसके सामने में दर्जनों काले कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे, जो कि नाइट ऑफ के लोग थे, और सभी तगड़े थे। थोड़े नर्वस आ रहे थे लेकिन ये लोग, कि जल्दी जल्दी सामान ला दो, निकलना है। दूर में बिल्डिंग पर एक ओल्ड मैन को मैं दिखाया जाता है, जिन्होंने ठीक ठाक कपड़े पहने थे। चांदनी रात थी, पावर लेवल इनका गोल्ड कोर पे था आराम से। सीमालिंग को वो देख रहे, क्योंकि वो सीमालिंग के डाउ प्रोटेक्टर थे, उन्हें बाकी से मतलब नहीं था। सीमालिंग गुस्से में देख रहा था कि यार तुम लोगों से मुझे और सामान चाहिए था, बस इतने ही। अब जो दर्जनों लोग खड़े थे नाइट ऑफ के, उसमें से एक जो लीडर था वो स्माइल करता है कि माय लॉर्ड, इसमें हम क्या कर सकते, आपने बोला था कि हम सामान पूरा 7 ब्लड आइज लेकर आए, और आपको पता है ये सेक्ट वाले पसंद नहीं करते हैं, वो तो वैसे भी हमें काटते जा रहे हैं यहाँ से, फिर भी हमने ज्यादा ही ला दिया, खास करके ये वायलेंट क्राइम डिवीजन। सीमालिंग बोलता है अच्छा ये लोग हैं। वो बंदा जो था ना ग्रू हंटर अपना, मतलब सीमालिंग बोलता है ये लोग एक पिछड़े क्लैन वाले ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से देखो, इसने 3rd पीक के ग्रैंड हाइनेस को चैलेंज किया था, यानी नंबर 1 जो अपने डिसाइपल थे, और मैच ड्रॉ में छूटा। इसके हिसाब से वो लोग तो वीक। तो फिलहाल वो लीडर बोलता है कि योर हाइनेस सीमा, मैं आपसे बोलना चाहूँ कि आप अपने चेहरे को छिपा लीजिए, क्राइम डिपार्टमेंट वाले कभी भी आ सकते हैं, वो लोग मजाक नहीं है। खास करके 7th पीक के क्राइम डिपार्टमेंट वाले, वो जो नया डायरेक्टर है जू किंग करके, उसको तो खून खराबे में ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब कर देता है इजीली, उसको फर्क नहीं पड़ता है। सिमालिंग बोलता अच्छा जू कोई नहीं है वो, और अगर वो आ गए ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। और वो तो कोई हाइनेस भी नहीं है, मतलब 7th पिक का कोई जो हाइनेस है अभी तक 3 ही है, अगर आपको पता हो तो। उम्मीद है आप हाइनेस समझ रहे होगे, कमेंट में जरूर बताना कि 7th पिक के जो 3 हाइनेस हैं अभी तक, नाम या तो एटलीस्ट कौन एक सब उनका होगा ना कुछ टाइटल वगैरह, वो बताना।
फिर ये बोलता है इवन तुम्हें पता है अगर 7th पीक हुआंग यिनकुन भी आ जाता ना सुपरवाइजरी सेक्ट का जो कि डार्क सेरेनिटी सेक्ट का है, मैं उसे भी नहीं गिनता हूँ। मतलब ये 7th सेक्ट कोलिशन की बात करता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 7 पीक बनाए गए हैं 7th सेक्ट कोलिशन के हिसाब से। और आप समानता देख सकते हो, देखो 7th सेक्ट कोलिशन में जो मेन सेक्ट है सबसे ऊपर में वो स्वॉर्ड सेक्ट है। तो यहाँ पर भी हमारे 7 ब्लड आइज में जो पहला पीक है वो भी स्वॉर्ड की ही प्रैक्टिस करता है, जैसे वुजियान वू वगैरह। तो वैसे ही समानता है। तो वो जो लीडर था ना नाइट ऑफ का यहाँ पर, वो बोलना चाहता था, लेकिन तब भी यहाँ पर ना एक्सप्लोजन होता है आसमान में कि क्राइम डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, घेर चुके हैं तुम्हें। और आवाज भी आती कि क्राइम डिपार्टमेंट आ चुका है, कोई नहीं लेगा। लेकिन सिमालिंग बोलता है इन लोगों की इतनी मजाल, और वो आगे बढ़ता है, तुरंत ही पैर जमीन पे पीटता है एक, मतलब दायां वाला, जैसे मास करता है ना अपना मूवी में नागार्जुन वैसा। और चारों लाइफ फ्लेम जो थे ना इसके एक्टिवेट हो जाते, पूरा एरिया एकदम चमकने लगता है। और बोलता है नाउ लोड करते रहो, देखता हूँ कौन क्या करता है। तो यहाँ पर कांस्टेबल आए हुए थे फिलहाल, और थे उसमें फाउंडेशन लेवल के, लेकिन वो प्रेशर ही नहीं झेल पा रहे थे भाई इस बंदे का। खास करके दो लोग, एक तो फर्स्ट पीक के थे और एक थर्ड पीक। डायरेक्टर्स भी आए हुए थे, फिर भी वो भी करीब नहीं जा पा रहे। सिमालिंग बोलता है यार हमारा सेट क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ा था। चक्कर मतलब इनसे सोच रहा था ये लोग तो बहुत कमजोर है, अब तो मैं यहाँ आ चुका हूँ तो देख सकता हूँ। अब ये सुनकर के नाइट डोफ वाली भी हैरान, लेकिन चैन की सांस लेते कि चलो यार बड़ा सेक्ट है तो हम अपना काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये लोग अपना तेजी से काम करने लगते हैं, यानी जो माल था लोड कराना अनलोड जो भी था मतलब अपना कर रहे थे। लेकिन तभी ना एक काली रोशनी जैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ता, लाइटनिंग बोल्ट जैसा चमकते हुए, लाइटनिंग बोल्ट ही बेसिकली दिख रहा था, जब सीधा आगे बढ़ता और एक ये जो नाइट डॉफ का बंदा था ना उसके गले के आर पार निकल जाता, जब तक कि वो चीख पाता खत्म हो जाता। और ये था सरिया जिसके अंदर अपने पैट्रियार्च थे। बस यहाँ पर चीखें सुनाई देती, एक के बाद एक नाइट डॉफ वाले मरना शुरू हो जाते। सिमालिंग इस दौरान ना सरिया को इग्नोर करता है और दूर की तरफ देख, और देखता है उधर से कोई बहुत तेजी से ना पानी से सब बढ़ते हुए आ रहा था, और पानी में एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन दिखाई दे रहा था। आपको पता ही होगा ये जोकिंग का फॉरबिडन सी या जो भी है। और उस बंदे ने वॉयलेट कलर का टॉप स्ट्रोप पहना था, बाल लहरा रहे थे, चांदनी रात में चेहरा तो अलग ही चमक रहा था। लड़कियां देख लें तो भाई फिदा हो जाएं, लेकिन आंखों में एक अलग कोल्डनेस था, मानो जो बाल थे ना हवा में नृत्य कर रहे हो। एक इमॉर्टल के जैसा दिख रहा था, लेकिन बॉडी पर जो ऑरा थी बहुत बेलफुल थी, बहुत ही ज्यादा डेमोनिक ऑरा टाइप थी, जिसमें हम बोलते हैं किलिंग इंटेंट 7वें आसमान पर था, वैसे ऑरा था। सीमा लिंग की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती, चौधियां आ जाती। इधर जो भी लोग देखते हैं ना सभी बोलते हैं डायरेक्टर आ गए हैं, मतलब वेलमेट डायरेक्टर। 7th पीक के खास करके जो कांस्टेबल थे वो रिस्पेक्ट दिखाते, बाकी भी पीक के जो कांस्टेबल थे वो भी रिस्पेक्ट दिखाते, इवन डायरेक्टर्स जो थे ना फर्स्ट और थर्ड पीक के वो भी एक चैन की सांस लेते। सीमालिंग लेकिन फिर भी बोलता है, उसको बुरा लग रहा था कि मेरे काम में नाक मत अड़ाओ, बट जो उसकी तरफ देखता भी नहीं, और बाकी अपने दो डायरेक्टर्स की तरफ देखता है कि आप लोग अपना काम शुरू करिए, इन लोगों को अरेस्ट करना। और जितने भी कांस्टेबल थे इन दोनों डायरेक्टर्स के अंतर्गत और बाकी भी, क्योंकि वो लोग भी डायरेक्टर लेवल पे अरेस्ट करना शुरू कर देते। सीमालिंग कहता लगता है तुम मरना चाहते हो। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट बहुत तगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी इज्जत नहीं कर रहा है बंदा। तुरंत ही ना कल्टीवेशन बेस रिलीज करके जू की तरफ चढ़ाई कर देती, मानो जू की आंखें निकाल लेगा, कुछ वैसा। तो देखो यार जो 7th सेक्ट कोलिशन में मैंने बोला था ना 7 बड़े सेक्ट है, तो उनमें से शायद एक ये भी आते हैं, हाउस ऑफ क्रू हंटर्स। और सीमालिंग अपने सेक्ट के द्वारा सेलेक्ट करके यहाँ भेजा गया था, तो नॉर्मल बंदा तो नहीं था ऑब्वियसली। अगर जिसकी 120 धर्मापर्चर एक्टिवेट हो तो आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि हाउस ऑफ ग्रू हंटर की तरफ से नंबर 1 चोजन था ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे। ये जू की तरफ बढ़ता और जू मानो उसका वेट कर रहा, उसके बदन में एक अलग सा आग लगा हुआ था। और जू का एक्सपीरियंस अलग था भाई, उसने बचपन से ही ये लाइफ और डेथ स्ट्रगल किया है, तो उसके सामने ऐसे बंदे क्या ही है। और उसका एक्सपीरियंस इतना था ना कि सामने वाले को देख के हाव भाव से भी समझ जाता था कि क्या कर सकता है। तो जू तुरंत प्रोफाउंड स्टेट में एंटर करता है, 83 धर्मापर्चर भाई के एक्टिवेट हो, पीछे में गोल्डन क्रो भी प्रकट होता है, बैटल प्रोविस 4 लाइफ फ्लेम के बराबर चला जाता है। तो राइट हैंड जो था ना उसको मुक्के में बदलता और सामने मारता एक अटैक पंच करके, और सीधा इसका हाथ सीमालिंग के राइट हैंड से टकराता है। दोनों का अटैक मतलब एक दूसरे से टकराते, पूरी एक लहर से दौड़ जाती है आसपास के एरिया। सीमालिंग ना ऐसा पीछे खदेड़ जाता है, और उसकी आंखों में अचंभा था कि ये कैसे हो गया, कि जोकिंग इतना जल्दी पावर अप कैसे किया। पहली बात तो इतना जल्दी क्या ना, नॉर्मली लोग ऐसा एक्टिवेट करते हैं राइट, बट जू बस तुरंत ऐसा उस स्टेट में एंटर कर गया था। बस जू के लाइफ फ्लेम को वो सेंस कर पाया था, बाकी कुछ भी नहीं। और वो बोलता है तो तुम, लेकिन जू फिर तुरंत ऐसा आगे बढ़ता है, राइट हैंड में ना इसके फ्लेम से जो बेलफुल हो रहा थी फायर, उससे एक डैगर बनता है, तलवार छोटी वाली, और सीधा ये सीमालिंग के गले को एम करके अटैक करता है। सीमालिंग भी थोड़ा पीछे हटता है और डबल इनकांटेशन है, दोनों हाथ यूज करके एक टेक्निक यूज करता है, मुंह खोल के एक दहाड़ मारता है। दहाड़ में इसके एक ग्रोइश पावर था,
तो एक एक ग्रू निकलता भी है, भूतहा जैसा मतलब बोल सकते हो आप। उसमें फ्रिज़ेड ऑरा थी, ज़ू की तरफ चढ़ाई कर, लेकिन तभी ज़ू के नीचे से इसका जो परछाई था वो आगे बढ़ता है। वृक्ष में बदल जाता है जिसे कोई नहीं देख सकता था। मुँह फाड़ता है और वो ग्रू को ही निकल जाता है। और इस दौरान जो पैट्रियार्क्स थे ना वो तेज़ी से बढ़ते हैं सीमालिंक की तरफ। सीमालिंक पीछे भाग अब सरिया को ब्लॉक करने के लिए अपना ब्लू स्केल या कुछ इसके पास वेपन था, उसे यूज़ करता। इधर वो डॉज कर रहा था, इधर ज़ू फिर से आगे बढ़ता और फिर एक मुक्का बना के मारता और अटैक पावरफुल था। सिमालिंक ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से और पीछे जाता है। काउंटर अटैक करने वाला था लेकिन जो ज़ू का जो काला कौवा था ना, सॉरी सुनहला कौवा, और एक सांस लेता है। सिमालिंक की फट जाती है कि ये टेक्निक, वो फिर से एक इनकांटेशन टेक्निक यूज कर उसके छाती से बाल बड़े होने लगते, एक डिफेंसिव शील्ड सा बन जाता है जो कि ज़ू के इस अटैक को ब्लॉक करने को देखता है। लेकिन ज़ू फिर से एक और अटैक मारता। सिमालिंक इस दौरान बहुत सारे तीर मारता लेकिन ज़ू को फर्क नहीं पड़ता, तीर आ भी रही थी, थोड़ी बॉडी में लग भी रही थी तो। और वो जो बाल थे ना बेसिकली उसी से वो तीर बने थे जो छाती से निकले थे। ज़ू उसे पकड़ के खींच देता है। अब इसकी बॉडी में से फिर से एक ग्रीनिश कलर का ना ग्रू निकलता है लेकिन ज़ू उसको इग्नोर मारता है, सीधा अपने खोपड़ी से सिमालिंक के खोपड़ी पर मारता है। और ज़ू भाई अलग था, रूथलेसनेस में इसका तोड़ नहीं था, जिसकी तारीफ इवन हमारे जो बावले कप्तान थे वो भी करते थे इस मामले में। और सिमालिंक के चेहरे से खून आने लगता और वो जो ग्रू था उसके बॉडी में फिर से चला जाता। सिमालिंक थोड़ा पीछे जाता है अचंभित, उसके चेहरे पर एक अलग खूंखार स्माइल था कि मैंने तुम्हें एक कम में आका था। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तो मैं वार्म अप कर रहा हूँ। कुछ तो एक टेक्निक यूज करता था, इसकी जो पूरी बॉडी थी ना उस पर फिर से वो ग्रू की बॉडी आने लगती। बहुत सारे ग्रूज इसने शायद अपने स्किन में बॉडी में सील्ड किए होंगे। आसपास थोड़ा फ्लेम वाली और यानी टेम्परेचर बढ़ने लगता, समुद्र की जो जल होती है वो वाष्पित होने लगती है। फिर नाइट ऑफ वाले हो या फिर क्राइम डिपार्टमेंट वाले ना वो इस ऑरा की वजह से थोड़ा खून के उल्टी करने लगते। सिमालिंक अब आगे बढ़ता है, बॉडी का उसका प्रेशर काफी ऊपर जा चुका है। देखो फर्स्ट पिक और थर्ड पिक के जो डायरेक्टर्स थे वो टू फ्लेम कल्टिवेटर्स थे तो उन्हें समझ में तो आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो लाइफ फ्लेम है वो बुझ जाएगा सिमालिंक की सौरा की वजह से, लेकिन ज़ू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही देख रहा था सिमालिंक और गुस्सा था कि ये तुम्हारी जो आंखें ना मुझे इनसे नफरत हो गई। फिर से आगे बढ़ने वाला था तभी उसका एक्सप्रेशन बदल क्योंकि उसकी बॉडी ब्लैक पड़ने लगती है। एक अलग दर्द होता है इसकी बॉडी में। उसके आसपास ना बदन में वो ब्लैक बीटल्स दिखते हैं क्योंकि देखो अब ज़ू है महारथी खिलाड़ी, तो उसने पहले अपने बीटल्स यानी कि जो कि जहरीले हैं उनका उपयोग कर दिया था बैटल के दौरान ही। और ज़ू वेट कर रहा था कि इस बंदे की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी ना, थोड़ी जब इंजरी हो जाती है तो आराम से फिर वो एंटर कर चुके थे इसकी बॉडी। और सोचो सी स्टार का चीफ्टेन की फट गई थी जब ज़ू ने ये जहर का इस्तेमाल किया था, तो ये बंदा क्या है, वो पागल होने लगता है, इस ऑरा को कंट्रोल करने को देखता है लेकिन उसके ऑरा को मानो ये जो जहर थे ना कमजोर करते जा रहे थे। शिमालिंक की फट जाती है, वो बोलता है मेरी मदद कर। और इस समय नाइट डॉग वाले हों या क्राइम डिपार्टमेंट सभी समय ज़ू की तरफ देख रहे थे अचंभित होकर के। तभी तो खास करके सीमालिंक यार बहुत तगड़ा बंदा था ना यार, तो उनको भी थोड़ा विश्वास नहीं था, विश्वास था कि ज़ू बहुत स्ट्रांग है, खास करके अपने जो सेवन ब्लड आइज के डिसाइपल्स थे, लेकिन इतना जल्दी बैटल खत्म कर देगा वो भरोसा नहीं। जो इस दौरान आगे बढ़ता है लेकिन तगड़ा प्रेशर इसकी तरफ पड़ता है कि इतना दम तुम्हारे में। वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर था सिमालिंक का टाओ प्रोटेक्टर। जू को सप्रेस करने को देखता है, जू उसकी तरफ देख, उसको पहले से पता था कि ये बंदा यहाँ पर है। ऑब्वियसली जू तैयार हो गया और बोलता है मैं क्राइम डिपार्टमेंट मास्टर 6 के अंडर में पूरे नाइट ऑफ को आज गिरफ्तार करने आया। सेक्शन 9 कौन कौन सी धारा बताता है, फिर सेक्शन 3 की धारा बताता है कि जो भी बीच में पड़ा जाएगा उसको खतरनाक तरीके से स्पेल फॉर्मेशन सप्रेस करते। और जैसे ये बोलता है फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। देखो ये डाओ प्रोटेक्टर था, पावर लेवल में ऊपर था लेकिन कोई टॉप लेवल का बंदा नहीं था। फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो इस पर कर सकता था और इस मिशन को वैसे भी मास्टर 6 ने अप्रूव किया था, तो अब और क्या चाहिए भाई, पीक लॉर्ड का पावर है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।